हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, और राजस्थान हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने इसके बारे में स्टार्ट किया था। इसके बारे में हमने कल कौन से पॉइंट पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा एक बार क्या है चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम मेवाड़ की अगर हम बात करते हैं, मेवाड़ के प्राचीन समय में प्रागवाड़, मेदपाटन और सिवी नामों से जाना जाता था। मेवाड़ की अगर हम बात करते हैं, जो वर्तमान में उदयपुर में स्थित है, प्रागवाड़, मेदपाटन और सिवी के नाम से जाना जाता था। सिवी इसका सबसे प्राचीनतम नाम था। सिवी क्या था? इसका सबसे प्राचीनतम नाम क्या था? सिवी था। सिवी क्या था? एक जनपद था। राजधानी कौन सी है? माध्यमिका। वर्तमान में ये कहाँ पर उपस्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद में हमने देखा इसे मेवाड़ क्यों कहा जाता है, इस क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहा गया। यहाँ पर यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मेव या मेर जाति ने आरंभ में निवास किया था। उन्हीं के निवास करने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? मेवाड़ पड़ा था। आरंभ में इस क्षेत्र पर अधिकार किसका रहा था? मौर्यों का। आरंभ में इस क्षेत्र पर आधिपत्य की अगर हम बात करते हैं तो मौर्यों का आधिपत्य रहा था। चित्रांग मौर्य ने चित्रकूट पहाड़ी व मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ बसाया था। हमने चर्चा की थी कि मेसा पठार और चित्रांग मौर्य के द्वारा चित्रकूट एक पहाड़ी है, वहां पर जो अभी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है वो किसके द्वारा बैठाया गया था? इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो मेसा पठार या चित्रांग मौर्य के द्वारा चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा बैठाया? चित्तौड़गढ़ बसाया गया था। 734 में इन्हीं का एक वंशज था मान मौर्य जो शासन कर रहा था। 734 में इन्हीं के वंशज मान मौर्य के द्वारा शासन किया जा रहा था। 566 में इसी के समकालीन अगर हम बात करते हैं तो 566 में गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य के द्वारा की गई थी। गुहिल वंश आता है तो उसकी स्थापना गुहिलादित्य ने की थी। गुहिलादित्य की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने एक इनका शिष्य था कालभोज, जो हरित ऋषि का शिष्य था। गुहिलादित्य की अगर बात करते हैं, इनका कालभोज हरित ऋषि का एक शिष्य था जो गाय चराता था। इन्होंने इसे आशीर्वाद दिया था और उपाधि दी थी बप्पा रावल की है। बप्पा रावल ने अगर हम बात करते हैं तो मानमोरी पर आक्रमण किया और 8वीं शताब्दी पर यहाँ पर गुहिल साम्राज्य की स्थापना की थी। मेवाड़ में क्या गुहिल साम्राज्य की स्थापना करता है, इसके बारे में हमने देखा था। गुहिल जो वंश है वो स्वयं को एकलिंगी जी का जो दीवान मानते हैं, एकलिंगी जी का दीवान मानते हैं, स्वयं को सम्राट न मान करके उनके दीवान के रूप में क्या कार्य करते हैं। तो मेवाड़ के जितने भी शासक हैं वो स्वयं को क्या एकलिंगी जी का दीवान मानते हैं और उन्हें गद्दी पर बिठाकर स्वयं जो दीवान के रूप में क्या कार्य करते हैं। मंदिर परिसर में जब जाते थे तो तलवार में नहीं ले जाते, तलवार को बाहर रख देते हैं और छड़ी लेकर क्या है मंदिर में एंट्री करते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, इसके गुहिल साम्राज्य की स्थापना यहाँ हो जाती है। गुहिल की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान की जो गुहिल की शाखा है सबसे प्रसिद्ध शाखा है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली अगर हम कोई शाखा की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की गुहिल शाखा सबसे लंबे समय तक शासन किया था। इस गुहिलों की अगर हम बात करते हैं 24 शाखाएं बताई गई है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने गुहिल की कितनी है? 24 शाखाएं बताई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुनोत नैणसिरी ख्यात एक है, इनमें उन्होंने 24 शाखाओं के बारे में वर्णन किया है। लेकिन श्यामल दास है जिनका ग्रंथ कौन सा है? वीर विनोद है, भीलवाड़ा के निवासी है। उनके द्वारा अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि इनकी 24 शाखाएं नहीं, इनकी कितनी 36 शाखाएं हैं, लेकिन 24 शाखाएं जो है प्रमुख मानी जाती है। इनमें से एक गुहिल वंश की जो शाखा है मेवाड़ की, वो इन्हीं के में से एक है। इसके बाद में हमने देखा था कि जब ये सत्ता से चले जाते हैं, गुहिल वंश जब ये आ जाता है, स्थापना करता है यहाँ पर गुहिल साम्राज्य की, बप्पा रावल पहला व्यक्ति था। इसका मूल नाम कालभोज था। इसे उपाधि देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गायत्री से उनकी गाय चलाता था तो इसलिए वो उन्हें उपाधि दे देते हैं, किसके नाम की? बप्पा रावल की है। इसके बाद में मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं अल्लट। अल्लट या आलू रावल कहा जाता है। अल्लट ने हुण जाति की एक विदेशी राजकुमारी थी जिससे हुण राजकुमारी हरियाली देवी से विवाह किया था। राजकुमारी का नाम क्या था? हुण राजकुमारी था, उससे विवाह करते हैं। हुण थे विदेशी थे, हुण थे तो उन्हों का मुख्य कार्य क्या था? विदेशी थे, उनकी एक जाति थी जिसका मुख्य कार्य क्या था? लड़ाई झगड़ा करना था। जिसका मुख्य कार्य क्या हुआ करता? लड़ाई झगड़ा करना हुआ करता था। तो इसने अल्लट ने उससे शादी की हुण राजकुमारी से, और इससे शादी इस मकसद की क्योंकि वह लड़ाई झगड़े वाले हैं। तो लड़ाई झगड़े वाले हैं तो साम्राज्य विस्तार में क्या उनका सहयोग देंगे, कहीं से किसी के साथ लड़ाई करने में क्या आगे रहेंगे। तो हुणों की सहायता से अपने साम्राज्य का अल्लट जो है वो विस्तार करता है। इसी के शासन में आरंभ होती है नौकरशाही। इसी के काल में क्या आरंभ होती है? नौकरशाही। इससे पहले अगर हम बात करते हैं कि गुहिल वंश की राजधानी किसको बनाया था? गुहिल साम्राज्य स्थापित किया गया था, राजधानी नागदा को बनाया था। और इसी समय क्या सोने के सिक्के चलवाए थे इन्होंने, क्या सोने के सिक्के क्या आरंभ काल में क्या चलवा दिए थे। अल्लट की अगर बात करते हैं, इसी के शासनकाल में क्या होती है? नौकरशाही आरंभ होती है। यह प्रथम राजधानी तो नागदा रखता है, लेकिन द्वितीय राजधानी अपनी कहाँ ले जाता है? आहड़ की तरफ ले जाता है। इसके बाद में अगले शासक आते हैं अपने जैतर सिंह।
अगले शासक कौन से आते हैं? जेतर सिंह है। जेतर सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश, उसके समकालीन थे। रजिया सुल्तान के पिता है। तो उनका मुख्य कार्य क्या था? दिल्ली के सल्तनत का मुख्य कार्य एक था अपने साम्राज्य का विस्तार करना, किसी भी प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी। तो वो अपना साम्राज्य विस्तार के लिए इन्हें कहते हैं कि हमारे अधीन में आ जाओ। जेतर सिंह को कहते हैं हमारे अधीन में आ जाओ। जेतर सिंह ने मना कर दिया था। जेतर सिंह ऐसा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत के 7 जो सेनापति थे, 7 जो साम्राज्यवादी थे, उनके सामने कार्य किया था। 7 जो मुगल बादशाह थे उनके समकालीन कार्य किया था। जेतर सिंह है। जेतर सिंह के द्वारा कहा गया नहीं, मैं आपके क्या अधीन में नहीं आऊंगा, मैं तो मेरा स्वतंत्र शासक है, मेरे राज्य में अधीन कार्य करूंगा, मेरे राज्य को स्वतंत्र रूप से चलाऊंगा। उन्होंने बार बार कहा, मना किया। फिर इल्तुतमिश से इसके ऊपर क्या है जो क्या आक्रमण करना स्टार्ट करता है। इल्तुतमिश से जेतर सिंह पर क्या आक्रमण करना स्टार्ट करता है, बार बार आक्रमण करता है। जेतर सिंह फिर भी नहीं हारता है। फिर जेतर सिंह ने क्या अपनी सेना को इकट्ठा किया और अपनी बल शक्ति को बढ़ाया और 1227 में इस इल्तुतमिश पर जो आक्रमण किया था उसमें क्या है, यह जीत जाता है, जिसे बुताला का युद्ध कहा जाता है। बुताला के मैदान में हुआ था, इसलिए बुताला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश इस युद्ध में हार जाता है। इल्तुतमिश के हार जाने के बाद इल्तुतमिश वापस दिल्ली जाए। वापस जब दिल्ली जा रहा था तो उसने क्या है, जो नागदा इसके द्वारा राजधानी बनाई गई थी, उस राजधानी को तहस नहस कर देता है और दिल्ली की ओर चला जाता है। इसके बाद जेतर सिंह के द्वारा राजधानी परिवर्तन किया जाता है और राजधानी किसको बनाता है? चित्तौड़गढ़ को बनाता है। इसके यहाँ तक हमने क्या चर्चा की थी। इसके बाद में दिल्ली के शासक अगर हम बात करते हैं कौन से आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी है। दिल्ली साम्राज्य के सल्तनत के शासक कौन से आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी है। और मेवाड़ के शासक बनते हैं रतन सिंह। अगले कौन से आते हैं? रतन सिंह है। शासक पढ़ेंगे रतन सिंह। मेवाड़ के शासक कौन से थे? रतन सिंह है। 1301 से लेकर 1303 ईस्वी तक, 1301 से लेकर 1303 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहते हैं रतन सिंह। और इधर दिल्ली सल्तनत के शासक 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक कौन रहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वही जलालुद्दीन खिलजी का दामाद या भतीजा। जलालुद्दीन खिलजी को स्वयं को इन्होंने क्या मौत के घाट उतारा था और इस साम्राज्य पर अपनी सत्ता काबिज करते हैं और इस पद पर आते हैं। तो 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सल्तनत पर बैठा था। दिल्ली के सल्तनत पर बैठा तो अपने साम्राज्य का विस्तार करे। तो इसने 1301 से लेकर 1303 तक जो रतन सिंह शासक बने थे मेवाड़ के, उन्हें कहता है कि आप हमारे अधीन आओ, आप हमारे अधीन में कार्य करो। मेवाड़ की जो सत्ता है वो हमारे अधीन में कार्य करेगी, तो हम क्या इसे अपने तरीके से अच्छे तरीके से चलाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा, रतन सिंह ने मना कर दिया। बाद में जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसने अगर हम बात करते हैं, इसने इसके आक्रमण के लिए योजना बनाई कि रतन सिंह पर, मेवाड़ के किले पर के हम आक्रमण करेंगे और अपने अधीन में लेंगे। तो इसकी अगर हम बात करते हैं 28 जनवरी 1303 को, 28 जनवरी 1303 ईस्वी को ये यहां से दिल्ली से रवाना होता है। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रवाना होता है और कहते हैं कि मेवाड़ के दुर्ग पर हम आक्रमण करने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मेवाड़ पर हम आक्रमण करेंगे और मेवाड़ को अपने आधिपत्य में लेंगे। यहाँ से चला था, लेकिन लंबे समय तक यहाँ रतन सिंह के मेवाड़ के किले के दुर्ग के आसपास पहुंचता है। लंबे समय तक इस किले को घेर कर रखा था, इसके ऊपर ये अधिकार नहीं कर पाया था। किसी भी प्रकार से इसने रतन सिंह को अपने षड्यंत्र में लिया और रतन सिंह को किले से बाहर निकालता है। किसी भी प्रकार से यानी रतन सिंह को संदेश भेजता है कि हम आपके साथ समझौता करना चाहते हैं, हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं। तो रतन सिंह किसी भी प्रकार से मान लीजिए कि अपने बिना सोच के या किसी भी प्रकार से इसकी बातों में आ गया, षड्यंत्र में आ गया, रतन सिंह बाहर आ जाता है। रतन सिंह बाहर आ जाता है तो यह क्या है, रतन सिंह जो था बाहर आया था, उन्होंने घेर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने इनको क्या घेर दिया था और रतन सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। 26 अगस्त 1303 को, 26 अगस्त 1303 ईस्वी में मेवाड़ के किले पर मेवाड़ पर अधिकार करता है। मेवाड़ पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने 26 अगस्त 1303 को मेवाड़ के दुर्ग पर क्या अपना अधिकार बना लिया था, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। तो रतन सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। रतन सिंह लड़ता हुआ षड्यंत्र में आ गया था, लेकिन फिर भी तो लड़ाई तो करेंगे। रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया। रतन सिंह लड़ता मारा गया। रतन सिंह को बचाने के लिए उसकी पत्नी पद्मावती व उसके दो सेनापति है गौरव व बादल, वो आते हैं और उसको छुड़ाने के लिए क्या है, ले जाने के लिए आए, लेकिन वो उनको छुड़ा नहीं पाए। रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया। रानी
पद्मिनी और क्या है गोरा व बादल है, इसके दो सेनापति है, वो इससे क्या छुड़ाने के लिए आए थे। सेनापति भी लड़ते हुए मारे जाते हैं। सेनापति है गोरा है और दूसरा कौन सा था बादल है। गोरा चाचा था और ये कौन सा था भतीजा है, चाचा भतीजा है। गोरा व बादल कौन से थे, चाचा भतीजा थे, दोनों लड़ते हुए मारे जाते हैं। चाचा भतीजा की एक रचना है, हेमचंद्र सूरी की एक रचना है, किताब है जिसका नाम हेमचंद्र सूरी ने लिखी है, कौन सी आती है चाचा भतीजा है। तो दोनों लड़ते हुए मारे जाते हैं, गोरा व बादल है। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ एकत्रित होकर क्या है जोहर किया था। रानी पद्मिनी ने क्या है जोहर किया था। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ एकत्रित होकर के है जोहर किया था। राजस्थान का सबसे ऐतिहासिक जोहर है। चित्तौड़गढ़ में आज भी जोहर मेला लगता है। इस रानी की याद में आज भी वहां पर क्या है जोहर मेला लगता है। प्रतिवर्ष को यहाँ पर जोहर मेला देखने को मिलता है। तो सबसे ऐतिहासिक मेला कौन सा आता है, चित्तौड़गढ़ का यह जोहर मेला है, जो रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या एकत्रित होकर किया था। 1600 महिलाएं एक साथ इकट्ठी होती है और क्या वो जोहर करती है। राजस्थान का ये कौन सा है, दूसरा जोहर। वैसे अगर हम बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ का कौन सा है, चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ की बात करते हैं तो पहला है, लेकिन राजस्थान का किस प्रकार का है, दूसरा जोहर है। दूसरा जोहर देखने को मिलता है। तो ये क्या है, इनकी लीला समाप्त होती है। अब जो अपना था मेवाड़ का था, ठीक है, मेवाड़ का रतन सिंह था, ये तो मारा जाता है। मेवाड़ का रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया था। रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। किला अब किसके, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन में आ गया था। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन में आने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का कार्यभार किसे सौंपा था, अपने बेटे खिलज खान को। कहाँ को सौंपा, मेवाड़ के किले का जागीरदार किसे बनाया था। मेवाड़ के किले को अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद किसे सौंपा था, अपने बेटे खिलज खान को सौंपा था। खिलज खान को यह सौंपता है और स्वयं अलाउद्दीन खिलजी है दिल्ली की तरफ रवाना होता है। स्वयं अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली चला गया। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं बेटे को जो मेवाड़ का किला सौंपा था, इसका नाम क्या कहता है, इसके नाम बेटे के नाम पर खिलजाबाद है। मेवाड़ के चित्तौड़ के किले का नाम क्या रखा गया था, खिलजाबाद। स्वयं दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका बेटा भी क्या है यहाँ शासन किया था, इसके बेटे ने शासन किया था। लेकिन पिताजी दिल्ली जाएंगे तो बेटा वहां थोड़ी देगा। पिताजी जिस ऐश आराम में जिंदगी जिएंगे, बेटा भी क्या उसी के तरफ चलेगा। तो जैसे ही पिताजी का देहांत होता है, अलाउद्दीन खिलजी की क्या मृत्यु हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के बाद बेटा खिलज खां भी क्या दिल्ली की तरफ से, तो खिलज खां यहाँ से क्या दिल्ली चला गया था। पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद, यानी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के उपरांत खिलज खां दिल्ली गया। खिलज खां क्या है दिल्ली गया, दिल्ली की शासन सत्ता इसने क्या संभाली थी। तो अब यहाँ का कार्यभार किसी को तो सौंपेगी, मेवाड़ का शासन किसी को तो क्या है, ये अपना मेवाड़ का जो शासन है किसी के अधिपत्य में तो करके जाएंगे, किसी व्यक्ति को तो क्या है इसकी बागडोर संभालेंगे। तो ये हमने पढ़ा था कानड़देव चौहान पढ़ा था। जालोर के अगर हम बात करते हैं, जालोर के जब इतिहास पढ़ा था वहां पर कानड़देव चौहान पढ़ा था। उसका एक भाई है मालदेव चौहान है, जिसे मुछाला मालदेव कहा जाता है। तो यहाँ का मेवाड़ की शासन सत्ता इसने किसने सौंपी थी, मालदेव चौहान है। मालदेव चौहान है, जिसे मुछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है। मुछला मालदेव है या मुछाला मालदेव है, उसको यहाँ खिलज खां ने कार्यभार सौंपा था और स्वयं दिल्ली चला गया। अब ये मुछाला मालदेव है, मालदेव चौहान है, ये कुछ समय तक तो यहाँ पर शासन दे रहा था, मेवाड़ का शासन इसने देखा था। लेकिन थोड़े समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसने यहाँ का कार्यभार अपने बेटे जय सिंह या जेसा को सौंपा। जय सिंह या जेसा को यह कार्यभार सौंपता है। जय सिंह या जेसा को यहाँ का यानी मेवाड़ का कार्यभार ये सौंपता है। जय सिंह जैसा था, ये ज्यादा ताकतवर नहीं था, ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। तो यहाँ एक गांव था सिसोदा गांव, एक गांव था सिसोदा गांव है, वहां का एक जागीरदार था हमीर है। हमीर का सिसोदा जागीरदार ने इसके ऊपर 1326 में आक्रमण किया था। कौन सी किसके ऊपर है, जय सिंह जेसा के ऊपर। कौन सा था, हमीर। सिसोदा गांव का जागीरदार था जिसका नाम कौन सा है, हमीर है। तो सिसोदा गांव के जागीरदार हमीर ने इसके ऊपर के आक्रमण किया था। 1326 ईस्वी में 1326 ईस्वी में सिसोदा गांव के जागीरदार अमीर सिसोदा ने
यहाँ का एक कौन सा आता है, जागीरदार है, कौन से गांव का है, सिसोदिया गांव का है। सिसोदा गांव का जागीरदार था जिसका नाम कौन सा है, हमीर है। उसने 1326 में इस जय सिंह जैसा पर के आक्रमण किया था, जिसे गुराला या पिछोलापत्ति कहा जाता है। गुराला या पिछमारपत्ति के नाम से जाना जाता है, यानी पीछे से आकर आक्रमण किया था। सेना सोन जय सिंह जैसा अपने कबीलों में बस मस्त थे, तो ये अमीर सिसोदा गांव का जो जागीरदार था, ये पीछे से क्या है, कबीले के पीछे से आता है, चारों तरफ इनको घेर लेता है और इनके ऊपर के आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद ये कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि पिछोलापत्ति इसी प्रकार के हैं, गुरिल्ला या पिछामार पद्धति है, इस प्रकार के कि छिनकों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उनके बाद में जब इन्हें पता चलता है कि हम पर आक्रमण हो गया है, तो तब तक इनको क्या जगह नहीं मिलती है भागने के लिए। तो उन्होंने क्या है, इस पद्धति का उपयोग किया था, प्रथम बार इस पद्धति का प्रयोग किया। आगे भी पढ़ेंगे। इस पद्धति के द्वारा क्या एक शासक और था, सम्राट था, जिसने अपनी अधीनता जो क्या खो दी थी। प्रथम बार इस पद्धति का प्रयोग गुरिल्ला या छापामार या पिछोलापत्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन सा था, सिसोदा गांव का जागीरदार है, हमीर सिसोदा है। इसने 1326 में प्रथम बार इस पद्धति का प्रयोग किया था और जय सिंह जैसा को हराया था। जय सिंह जैसा को हरा दिया था। जय सिंह जैसा यहाँ से भाग जाता है, जय सिंह जैसा भाग जाता है और मेवाड़ में सिसोदिया सत्ता की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन सा आता है, हमीर। 1326 में हमीर सिसोदा ने 1326 में सिसोदा गांव में जागीरदार हमीर सिसोदा ने 1326 में इसमें आक्रमण किया था, हरा दिया था। वह मेवाड़ में सिसोदिया सत्ता की स्थापना की थी, यानी सिसोदिया वंश को चलाने वाला व्यक्ति कौन सा था, सिसोदिया वंश बचाने वाला व्यक्ति कौन सा था, हमीर था। हमीर इससे पहले कौन सी पद्धति थी, घुइल शाखा चल रही। अगर हम बात करते हैं तो रतन सिंह था, वो घुइल वंश का अंतिम शासक था। पूछा जाएगा कि मेवाड़ का वह अंतिम शासक बताइए जो घुइल वंश से संबंधित था, तो मेवाड़ का अंतिम शासक कौन सा था, रतन सिंह था। इसके बाद में कौन सी सत्ता स्टार्ट हो जाती है, सिसोदिया है। कौन सा वंश स्टार्ट हो जाता है, सिसोदिया है। तो मेवाड़ में सिसोदिया सत्ता की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन सा था, सिसोदा गांव का जागीरदार है, जिसका नाम कौन सा आता है, हमीर है। जिसका नाम कौन सा आता है, हमीर है। मेवाड़ में सिसोदिया सत्ता की स्थापना की थी, इसलिए इसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। इसे हमीर को मेवाड़ के उदारक के रूप में जाना जाता है, मेवाड़ के उदारक के रूप में इसे संज्ञा दी जाती है। तो इसमें लिखेंगे हमीर को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, विषम घाटी पंचानन है और कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, विषम घाटी पंचानन या इसे कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति कहा जाता है। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इसे मेवाड़ का उदारक क्यों कहा जाता है, क्योंकि शासन सत्ता थी मुगलों के अधीन, सुल्तान थे उनके अधीन में चली गई, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन में चली गई थी। तो इसको छीनने के बाद इसको छीनने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको छीनने वाला कोई नहीं था। रतन सिंह हार गया था। रतन सिंह के बाद में शासन सत्ता अलाउद्दीन खिलजी के अधीन में चली थी। शासक बनाया था मालदेव चौहान को, जय सिंह जैसा को, लेकिन कार्य करने वाला व्यक्ति कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी और उसके जो उनका बेटा था खिलज खान, वो इनके अधीन में कार्य करवा रहे थे। मेवाड़ का वास्तविक शासक यहाँ पर नहीं था। किसी प्रकार से सिसोदा गांव का जो जागीरदार है, हमीर सिसोदिया है, उसके द्वारा यह कार्य करवाया जाता है और मेवाड़ में वापिस जो इनके वंश था, सिसोदा था, उसकी स्थापना की जाती है। इसलिए मेवाड़ का उदारक कहा जाता है, यानी मेवाड़ में वापिस स्वतंत्रता लाई गई थी। मेवाड़ में जो हमीर था, सिसोदिया था, उसके द्वारा वापिस स्वतंत्रता अपने अधीन कार्य करने के लिए क्या है, कार्य की जो प्रणाली थी वो अपने अधीन में लाई गई थी वापिस, इसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। नहीं तो ये मुगलों के अधीन में से था, इसलिए मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं उपाधि की है या जानकारी है, उपाधि की अगर हम बात करते हैं, हमीर की उपाधि कौन सी आती है, विषम घाटी पंचानन है और कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है। ये इसकी क्या है, उपाधि है। ये इसकी क्या है, उपाधि है। अब इसमें आता है कि इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है। हमीर मदमर्दन है और हमीर महाकाव्य है। लेखक कौन से आते हैं, जय सिंह सूरी है। इसकी ये तो कौन सा आता है, उपाधि है, जानकारी दी सॉरी, इसमें क्या उपाधि है। हमीर की उपाधि कौन सी आती है, विषम घाटी पंचानन और कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है। और इसके बारे में जानकारी कौन देता है कि हमीर को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य और कौन सा आता है, हमीर मदमर्दन।
इसके लेखक कौन से थे? जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी है। हमीर महाकाव्य और हमीर मधुमर्दन इसके बारे में जानकारी देते हैं कि मेवाड़ का जो उदारक है वो कौन सा आता है? सिसोदिया है। कौन सा सिसोदिया है? हमीर सिसोदिया है। तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इसके मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। मेवाड़ का क्या है? उदारक कहा जाता है। एक बात और आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया था? तो इसके बारे में कई प्रकार की बातें आती है। एक तो साम्राज्यवादी नीति का था, एक क्या है कर ग्रहण करना चाहता था, इन्होंने मना, रतन सिंह ने क्या मना कर दिया था, हम कर नहीं देंगे। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में कहा जाता है कि पद्मिनी को देखा, इन्होंने क्या है? पद्मिनी को देखा था। पद्मिनी को पाने के लिए इन्होंने क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, रतन सिंह पर आक्रमण किया था कि पद्मिनी को मेरे अधीन कर दो, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने क्या है? इसके ऊपर आक्रमण किया था। कहा जाता है पद्मिनी बहुत सुंदर थी, तो उन्होंने क्या है? जो जल बना हुआ था वहां पर क्या है? जल था, उसमें क्या दर्पण लगाकर उनकी मूर्ति, उनकी जो फोटो थी वो दिखाई गई थी। इनकी क्या है? जो पद्मिनी थी उनको खड़ा किया जाता है, उनको क्या है? दिखाया जाता है, तो बहुत ही सुंदर थी। तो अलाउद्दीन खिलजी उन्हें पाने के लिए क्या है? प्रयास कर रहा था, लेकिन रतन सिंह ने मना कर दिया, इसलिए इसने क्या आक्रमण किया था। अलग अलग बातों में अलग अलग इसके बारे में बताया गया है। तो 1540 में शेरशाह सूरी के दरबार में 1540 में शेरशाह सूरी के दरबार में एक थे पद्मिनी को। 1540 में शेरशाह सूरी के दरबार में एक रहते थे अमीर खुसरो। 1540 में शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। शेरशाह सूरी के क्या है? दरबारी कवि है। उनके अनुसार कहा गया है मलिक मोहम्मद जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी है, और अमीर खुसरो रहते थे। मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया पद्मावत है, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि पद्मिनी को पाने के लिए इन्होंने क्या है? ये आक्रमण किया था, ये आक्रमण किया था। तो इस प्रकार के है सिसोदा वंश की स्थापना करने वाला कौन सा था? अमीर था। एक बार दोबारा देखते हैं। 1301 से 1303 तक रतन सिंह था। इसके समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी है। 1296 से लेकर 1316 तक कौन सा चला था? अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का था, अपने अधीन करना चाहेगा। दूसरा, इन्होंने क्या? पद्मिनी को देखा था, पद्मिनी को पाने के लिए इसके ऊपर क्या है? अपना जो आधिपत्य स्थापित करने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया था। इसके बारे में ग्रंथ कौन सा था? पद्मावत है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ग्रंथ के लेखक कौन से? मलिक मोहम्मद जायसी है, जो 1540 में शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है कि पद्मिनी को पाने के लिए उन्होंने आक्रमण किया था। तो 1300 अगर हम बात करते हैं, 28 जनवरी 1303 को चलना स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से, और कहा था कि मैं मेवाड़ को अपने आधिपत्य में कर ही रहूंगा था। लंबे समय तक घेरे रखा था, ये अधीन नहीं कर पाए थे किसी भी प्रकार से। रतन सिंह को अपने षड्यंत्र में लेते हैं और 26 अगस्त 1303 को मेवाड़ पर अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। रानी अगर हम बात करते हैं पद्मिनी और इसके जो दो सेनापति थे गोरा व बादल, वो लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या जोहर किया था। यह राजस्थान का जो अगर बात करते हैं दूसरा जोर है, और मेवाड़ का यह प्रथम जोर है। सबसे ऐतिहासिक जोर कौन सा? ये है 1600 महिलाओं के साथ एकत्रित होकर जोहर किया था। आज भी रानी पद्मिनी की याद में क्या चित्तौड़ में जोहर मेला लगता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसका कार्यभार था, इसके ऊपर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का कार्यभार खिरिज खान को सौंपा, खिरिजाबाद नाम रखा था, स्वयं दिल्ली चला गया था। खिरिज खान भी क्या दिल्ली जाएगा, उसने यहाँ का कार्यभार मालदेव चौहान को सौंपता है। मालदेव चौहान फिर यहाँ का कार्यभार मालदेव चौहान की मृत्यु हो जाने के कारण इसका कार्यभार जय सिंह जैसा को सौंपता है। लेकिन 1326 में गुरिल्ला या छापामार पद्धति का प्रयोग कर अमीर सिसोदा गांव का जागीरदार था, वो मेवाड़ को वापस अपने आधिपत्य में लेता है और मेवाड़ में सिसोदिया सत्ता की स्थापना करता है। इसलिए जो अमीर है उसे अगर हम बात करते हैं मेवाड़ का उदारक की संज्ञा दी जाती है, मेवाड़ के उदारक की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी उपाधि कौन सी आती है? विषम घाटी पंचानन है या कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? अमीर मधुमर्दन और क्या अमीर महाकाव्य है। लेखक कौन से आते हैं? जय सिंह सूरी है। तो अब अपनी सत्ता कौन से स्टार्ट होगी? सिसोदा है। सत्ता कौन सी अपनी स्टार्ट हो जाती है? सिसोदा है। तो सिसोदा सत्ता स्टार्ट होने के बाद में इसके बाद में अगला शासक बनता है लक्ष्य सिंह लाखा है। लक्ष्य सिंह लाखा है। लक्ष्य सिंह लाखा 1382 में मेवाड़ का शासक बनता है। 1382 में लक्ष्य सिंह लाखा मेवाड़ का शासक बनता है। तो लाखा के काल में जावर से चांदी की खान निकली। जावर से क्या है? एक चांदी की खान निकलती है। तो अगला शासक कौन सा आता है? 1382 ईस्वी में अपना कौन सा आता है? लक्ष्य सिंह या इसे लाखा कहा जाता है। लक्ष्य सिंह या लाखा कहते हैं। 1382 में मेवाड़ का अगला शासक बनता है लक्ष्य सिंह लाखा है। लाखा के काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जावर से अगर हम बात करते हैं तो खान निकलती है, ठीक है। लक्ष्य सिंह लाखा के काल में क्या है? जावर से
खान निकलती है। एशिया की सबसे बड़ी खान है सीसा प्लस जस्ता, यहाँ से निकाला जाता है, जिसे लेना कहा जाता है। इसी लक्ष्य सिंह के काल में, लक्ष्य सिंह के काल में क्या है, बंजारे ने एक फिचोला जेल बनवाई थी। लक्ष्य सिंह लाखा के काल में, पहला पॉइंट लिखेंगे, लाखा के काल में पिछू नामक बंजारे ने पिछोला जेल बनाई। पिछोला जेल कहां पर, उदयपुर में। लक्ष्य सिंह लाखा के काल में बंजारे ने पिछोला जेल बनाई थी। कहा जाता है बंजारे का नाम पिछू बंजारा था, इसलिए पिछोला जेल बनाई थी। इसी के किनारे नटनी का चबूतरा है, नटनी का चबूतरा बना हुआ कहते हैं। नटनी वहां पर क्या चला करती थी, तो इसलिए क्या है, उन्हीं के नाम पर नटनी का चबूतरा बनाया गया है। ठीक है, लक्ष्य सिंह लाखा के काल में बंजारे ने पिछोला जेल बनाई थी और इसी के किनारे एक चबूतरा बना है, जिसे नटनी का चबूतरा कहते हैं। इसी के समय लक्ष्य सिंह लाखा के समय क्या जावर से चांदी की खान निकलती है। के काल में, लक्ष्य सिंह लाखा के काल में जावर से चांदी की खान निकलती है। लक्ष्य सिंह लाखा के काल में जावर से चांदी की खान निकलती है। इसे सिरसा प्लस जस्ता दोनों चीजें निकलती है। इस खान से फिर बात करते हैं, सिरसा प्लस जस्ता है, यहां से निकाला जाता है, जिसे गिलेना कहा जाता है। सिरसा प्लस जस्ता है, दोनों का संयुक्त मिश्रण क्या कहलाता है, गिलेना है। तो दोनों यहां से निकलते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं, जावर से जो चांदी खान है, एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान। आजकल तो क्या है, इसमें अपडेट हो गया है, लेकिन उस समय की अगर हम बात करते हैं तो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी हुआ करती थी, जावर है, उदयपुर में है। ये एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान हुआ करती थी। चांदी की क्या है, खान हुआ करती थी। लक्ष्य सिंह लाखा के काल में बंजारे ने पिछोला जेल बनाई थी और इसी पिछोला जेल के किनारे के नटनी का चबूतरा बनाया गया था। लक्ष्य सिंह लाखा के काल में जावर से, लक्ष्य सिंह लाखा काल में क्या, जावर से चांदी की खान निकली है। सीसा प्लस जलेता, सीसा प्लस क्या जस्ता है, दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, गलेना कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी आती है, जावर उदयपुर की है। अब लक्ष्य सिंह लाखा है, लक्ष्य सिंह लाखा है, इसी के समकालीन था मारवाड़ का एक राजकुमार था, मारवाड़ का राजकुमार। इधर तो कौन सा आता है अपना मेवाड़ का शासक लक्ष्य सिंह लाखा है। इधर कौन सा था, मारवाड़ का एक राजकुमार है, जिसका नाम कौन सा आता है, रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ मारवाड़ का राजकुमार है, रणमल राठौड़ है। उसकी एक बहन थी हंसाबाई, उसकी एक बहन थी हंसाबाई। कौन सी बाई, हंसाबाई। मारवाड़ का राजकुमार था, रणमल राठौड़ है, उसकी एक बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई विवाह के योग्य हो, हंसाबाई क्या थी, विवाह के योग्य हो गई थी, उसकी विवाह की उम्र हो गई थी, तो विवाह करना था। तो भाई क्या इधर उधर बहन के लिए रिश्ता देखा था, भाई बड़ा था, तो भाई क्या है, इसका इधर उधर के रिश्ता देखा, चारों तरफ नजरें घुमाई भाई ने, उसे विवाह के योग्य कोई वर मिला नहीं। उसे अपने क्षेत्र में, यानी मारवाड़ जो क्षेत्र है वहां पर उसे कोई क्या वर्ण मिला नहीं। अच्छा, तो इसको क्या है, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ का शासक था लक्ष्य सिंह लाखा है। उसका एक बड़ा बेटा था, जिसका नाम क्या आता है, राणा चूड़ा है। राणा चूड़ा उसे कैसे योग्य लगा, राणा चूड़ा उसे क्या है, योग्य लगता है कि हाँ मैं अपनी बहन का विवाह इसके साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मेवाड़ सत्ता है, सत्ता में है, सत्ता का जो है वो लंबे समय तक चलने वाला है। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो सत्ता इनके पास है, ठीक है, कार्य चलेगा। तो इनका अगर हम बात करते हैं, लक्ष्य सिंह लाखा का बड़ा बेटा है राणा चूड़ा है, बड़ा बेटा था जिसका नाम क्या आता है, राणा चूड़ा। रणमल राठौड़ है, मारवाड़ का राजकुमार है रणमल राठौड़। उसकी बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई विवाह के योग्य होगी, हंसाबाई क्या है, विवाह के योग्य होगी, विवाह की उम्र हो ही जाती, विवाह के योग्य, विवाह के योग्य। तो दूल्हा देख रहे थे भाई साहब, इनके क्या दूल्हा देख, दूल्हा आज की तरह जैसे देखा जाता है कि सर्विस में हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, एक ही और अच्छे क्या है राजपाट वाला हो, बहन को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है, ज्यादा मोस्टली सर्विस वाले देखते हैं। तो इसी प्रकार के ये भी अपनी बहन के लिए देख रहा था, इकलौती बहन है, तो इसके लिए क्या है, दूल्हा देख रहा था। तो चारों तरफ मारवाड़ में नजरें दिखाई, कोई मिला ही नहीं, न सर्विस में था, न राजपाट वाला था, न किसी प्रकार का। जिस प्रकार अभी आधुनिक जो परंपरा है कि सर्विस में होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये देख रहा था, नहीं मिला, तो इसने क्या नजरें दौड़ाई और लंबे दूरी तक गया और मेवाड़ में इसने देखा, मेवाड़ में देखा कि लक्ष्य सिंह लाखा का बेटा है, जिसका नाम क्या है, राणा चूड़ा है। तो पहले क्या नारियल भेजा करते थे, प्राचीन समय में जब शादी प्रसंग हुआ थे, उससे पहले क्या जब कोई रिश्ता भेजते थे नारियल भेजते थे,
परंपरा थी कि नारियल भेजा करते थे। तो हंसाबाई के लिए रणमल राठौड़ ने क्या लक्ष्मी राणाचूड़ा के लिए नारियल भेजा था, नारियल भेजा, सेनापति के हाथ से भेजते हैं नारियल। तो रणमल राठौड़ ने अपने दरबार में जो सेनापति नियुक्त था उसको नारियल देते हैं और कहते हैं कि तुम ये नारियल राणाचूड़ा को जाकर देना और उन्हें कहना कि मारवाड़ से आपके लिए हंसाबाई के भाई ने रणमल राठौड़ ने आपके लिए क्या विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं। तो ये सेनापति नारियल लेकर भेजा, ठीक है। सेनापति को क्या है, सेनापति को नारियल लेकर भेजा, ठीक है। सेनापति जी जा रहे थे, सेनापति के साथ में और होगा कोई दूसरा व्यक्ति, दोनों बातों में जा रहे थे, आगे पहुंचते हैं दरबार लगा, लक्ष्मण लाखा बैठे, लक्ष्मण लाखा अपनी सीट पर बैठे थे, गद्दी पर आसीन, शासक सम्राट है तो अपनी गद्दी पर हो, तो वहां पर बैठे थे। राणाचूड़ा इधर उधर घूम रहा होगा कहीं, राणाचूड़ा इधर उधर घूम रहा था, भाई साहब दोनों बातें करते जा रहे थे, सेनापति थे उनके साथ में, और अकेला तो जाएगा नहीं, और जब तो आज भी कहते हैं इधर उधर जाते हैं, अकेला तो क्या जाओ तो बैठ गाड़ी में, ठीक है। तो इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को साथ में लिया था, बातों में जा रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि नारियल किसको देना। तो ये गए थे, तो लक्ष्मण लाखा दरबार में बैठे थे, सभा चल रही थी, दरबार में पहुंचते हैं, तो कोई दूसरे शासन का या दूसरे क्षेत्र का सेनापति जब आता है तो उनको बहुत ही आदर सम्मान के साथ अंदर बुलाया जाता है, चाहे कितनी ही अच्छी मीटिंग चल रही हो, कितनी ही इंपॉर्टेंट कार्य हो ना हो। दूसरा जब व्यक्ति आता है तो उसको आदर सत्कार देते, तो इनको बुलाया गया और पूछा गया कि सेनापति क्यों है। तो सेनापति ने हाथ में नारियल ले रहा था और सेनापति को दरबार में जिससे बुलाया जाता है सामने लक्ष्मण लाखा है, लक्ष्मण लाखा के सामने जाते हैं और नारियल ये क्या देना किसको था, राणाचूड़ा को, लेकिन नारियल दे किसे देते हैं, अपने लक्ष्मण लाखा को देते हैं। लक्ष्मण लाखा को नारियल दे देते हैं और कहते हैं कि आपके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है, मारवाड़ के राजकुमार है, रणमल राठौड़ है, उन्होंने अपनी बहन के लिए आपके लिए क्या विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा है। रणमल राठौड़ पहले तो कहते हैं ये कैसा भद्दा मजाक है, क्योंकि उनकी उम्र उनकी 70-72 साल थी, उनकी ऐसी उम्र हो गई थी, ज्यादा उम्र थी, तो उन्होंने कहा ये कैसा भद्दा मजाक है, मैं विवाह के योग्य थोड़ी हूँ। फिर थोड़ी बाद में क्या है, कई किताबों में लिखा मिलता है कि उन्होंने क्या है, हमारी उम्र तो नहीं लेकिन अब नारियल भेज दिया है तो हम क्या शादी के लिए थोड़ा सोचेंगे। तो कहा जाता है कि लक्ष्मण लाखा ने पहले तो उनको डांटा कि किस प्रकार का भद्दा मजाक है, तो वापस वो नारियल लेकर के वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा ये नारियल फिर जाता है। लेकिन कई किताबों में लिखा गया है कि जैसे लक्ष्मण लाखा को नारियल मिलता है तो लक्ष्मण लाखा ने कहा अपनी उम्र तो नहीं है, क्यों इतनी उम्र ज्यादा, अपनी उम्र तो नहीं है शादी के, लेकिन अगर आ गया नारियल तो अपनी क्या शादी स्वीकार करते हैं, हम उनका क्या है जो शादी का प्रस्ताव है वो स्वीकार करते हैं, उन्हें कह दीजिएगा कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं। सेनापति वापस जाता है, रणमल राठौड़ के पास पहुंचता है और रणमल राठौड़ से कहता है कि आपके जो आपने शर्त रखी थी, विवाह का प्रस्ताव रखा था, वो क्या उन्होंने स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा नारियल किसको दिया, तो उन्होंने कहा था जो गद्दी पर बैठा था वो कौन से थे, लक्ष्मण लाखा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम उनके साथ विवाह नहीं करेंगे, हमारी जो बहन है उसकी उम्र बहुत कम है, उनकी उम्र क्या है ज्यादा है, तो हम इस प्रकार का विवाह नहीं कर सकते हैं। फिर रणमल राठौड़ दिमाग घुमाता है, उसके सेनापति से संतरी वो दिमाग घुमाते हैं, चाल में लाते हैं और कहते हैं कि तू एक शर्त रख लक्ष्मण लाखा के सामने कि हम तुम्हारे साथ अपनी बहन की शादी तो करेंगे, लेकिन इससे जो संतान होगी तुम इसे क्या है शासक बनाओगे, इससे संतान जो होगी तुम इसे क्या है इस मेवाड़ का शासक, अगला शासक उसे ही बनाओगे। तो वापस जाते हैं, वापस उन्हें कहते हैं, तो अब कौन से थे, लक्ष्मण लाखा गद्दी पर बैठे थे, उन्हें कहते हैं कि हाँ हम जो रणमल राठौड़ है वो शादी के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन आपको उनकी एक शर्त है वो स्वीकार करनी होगी। लक्ष्मण लाखा ने कहा बोलो। तो उन्होंने कहा कि आपको कहे जो भी संतान होगी, हमारी बहन हंसाबाई है, उसे जो भी संतान उत्पन्न होगी तुम उसे इस मेवाड़ का शासक बनाओगे, न कि तुम अपने बेटे राणाचूड़ा उनका बड़ा बेटा था, शासक तो ये बनेगा। लेकिन क्या उन्होंने क्या शर्त रखी थी कि हम अपनी बहन की शादी आपके साथ कर लेंगे, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन शासक सम्राट हमारी बहन से जो संतान उत्पन्न होगी उसे बनाओगे। अब क्या है, लक्ष्मण लाखा जी राणाचूड़ा की तरफ नजर घुमाते हैं, हाँ बोल बेटा से पूछना तो पड़ेगा, ठीक है, क्यों शासक सम्राट वो राणाचूड़ा बनेगा, बड़ा बेटा है तो उसकी है अधिपति उसी में आएगा। तो राणाचूड़ा को पूछते हैं, तो राणाचूड़ा क्या करता, पिताजी के लिए क्या करता, पिताजी के लिए क्या है, उसने कहा ठीक है मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पर, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा और मैं मेवाड़ की जनता के लिए ताउम्र शादी नहीं करूंगा। तो राणाचूड़ा ने क्या है शादी करने से मना कर दिया, उम्र भर शादी नहीं करूंगा। राणाचूड़ा ने क्या कहा कि मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पिताजी आपकी बात स्वीकार है, आप शादी कीजिए और आपकी जो संतान होगी मैं उसको क्या शासक बनाऊंगा और मैं संरक्षक के रूप में उसके कार्य में करता रहूंगा।
तो इसलिए राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह, जिस प्रकार भीष्म पितामह ने त्याग दिया था उसी प्रकार राणा चूड़ा भी क्या है, त्याग और बलिदान देते हैं। तो राणा चूड़ा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह या इसे राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा चूड़ा ने बहुत बड़ा त्याग दिया था, अपनी शासन सत्ता छोड़कर दूसरे जो आया था, ठीक है, जो उनके लिए प्रस्ताव आया था शादी के लिए, लेकिन पिताजी को वो शादी करवाते हैं और उनसे जो संतान होती है उसको कैसा शासक बनाते हैं। कितना बड़ा यह बलिदान था। तो राणा चूड़ा ने क्या था कि मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगा, इसलिए इसे भीष्म पितामह कहा जाता है। तो क्या सहनाई बची, लक्ष्य सिंह लाखा की क्या शादी हुई थी, लक्ष्य सिंह लाखा की शादी होती है, सहनाई हुई थी और विवाह किस प्रकार का हुआ था, सशर्त हुआ था, सशर्त हुआ था। विवाह किस प्रकार का होता, सशर्त हुआ था कि जो संतान होगी, जो संतान होगी उसे शासक बनाया जाएगा, उसे शासक बनाएंगे। जो संतान उत्पन्न होगी उसे क्या बनाया जाएगा, सम्राट या शासक की गद्दी पर यही बैठे। तो इनकी क्या है, शादी के बाद में 11 महीने बाद संतान उत्पन्न होती है और पुत्र कौन सा होता है, नेपुत्र होता है। पुत्र का नाम क्या है, मोकल है। लक्ष्य सिंह लाखा के 11 महीने बाद एक संतान होती है और संतान के रूप में इसे पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र का नाम क्या था, मोकल है। पुत्र का नाम क्या था, मोकल है। और मोकल को इस गद्दी पर बिठाया जाता है। लक्ष्य सिंह लाखा के बाद में मोकल को क्या गद्दी पर बिठाया जाता है। तो मोकल गद्दी का शासक बनता है। राणा चूड़ा के शासक नहीं बनता है। गद्दी का शासक कौन सा बनता है, अपना मोकल बनता है। मोकल गद्दी को कहे गद्दी पर बैठेगा। अब मोकल गद्दी पर बैठेगा तो उसकी जो हंसाबाई उसने कहा था कि मैं क्या संस्कार किसको बनाऊंगा। अब राणा चूड़ा था, उसने इतना बलिदान दिया था। लक्ष्य सिंह लाखा कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे के साथ इतना तो बलिदान नहीं दे सकता, इतनी तो नाइंसाफी नहीं कर सकता, मैं उस अपने बड़े बेटे को कुछ ना कुछ तो पद दूंगा। तो उसने क्या है, बड़े बेटे को क्या बनाया था, संरक्षक। अपने बड़े बेटे को क्या बनाया है, संरक्षक। तो शासक कौन बना था, मोकल शासक बना था। लक्ष्य सिंह लाखा की मृत्यु हो जाने के बाद, लक्ष्य सिंह लाखा की मृत्यु हो जाने के बाद शासक किसको बनाया गया था, मोकल को बनाया गया था। और संरक्षक कौन बना था, संरक्षक बना था अपना राणा चूड़ा। राणा चूड़ा संरक्षक बना था, यानी उसके इर्द गिर्द घूमता था। जो कार्य करता, जो मोकल करता, उसको देखभाल कौन सा करता, संरक्षक ही करता है। संरक्षण की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, किस प्रकार सेनापतियों को रखना, किस प्रकार सम्राट को किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो जाए, इसका कार्य यह देखा करता था। लेकिन सब अब जो पिताजी वो लक्ष्य सिंह लाखा तो चले, लक्ष्य सिंह लाखा तो चले गए। अब रानी कौन सी थी, अपनी हंसाबाई थी और उनका बेटा था मोकल है। तो अब इसको संरक्षक बनाया गया था, इसको क्या संरक्षक बनाया गया था। तो अब हंसाबाई थी, वो राणा चूड़ा को शक की दृष्टि देखती। राणा चूड़ा दरबार में रहता, संरक्षक के रूप में कार्य करता था। तो ये क्या, जब भी इधर उधर जाती उसको क्या टेढ़ी नजरों से देखती थी, यानी शक की दृष्टि से देखती थी। राणा चूड़ा को ये बात पसंद नहीं। माँ का दर्जा दिया है, उम्र तो छोटी थी लेकिन माँ का दर्जा दिया है, शक की दृष्टि इस प्रकार देखती थी। राणा चूड़ा को ये बात पसंद नहीं है, राणा चूड़ा को पसंद नहीं आई। क्यों, वो इस प्रकार उसके शक की दृष्टि से देखती थी कि ये क्या है, वास्तविक शासक तो कौन सा है, राणा चूड़ा ही है। इसने बलिदान त्याग देकर अपने इस छोटे भाई को क्या शासक बनाया है। क्या पता ये मेरे बेटे को मार दे और शासन सत्ता अपने अधीन कर ले। क्या पता कब इसकी नजरें फिर जाए और सारा अपने अधीन में ले ले। क्यों, सारा सेनापति और संरक्षक यही है, तो संरक्षक ही है तो इसके अधीन में चलेंगे, सारी सत्ता है। सम्राट को तो पता ही नहीं चलने देगा, क्योंकि वास्तविक शासक लक्ष्य सिंह लाखा था और लक्ष्य सिंह लाखा के बाद में क्या वास्तविक शासक तो ये बनना था। किसी प्रकार कब ये कुछ करते तो शक की दृष्टि से देखते थे। राणा चूड़ा को ये बात पसंद नहीं है। जब हम कहीं घर में रहते हैं या कहीं पर रहते हैं, कोई हमें ऐसी टेढ़ी नजरों से या किसी प्रकार से देखते तो व्यवहार अच्छा नहीं लगता, व्यवहार अच्छा नहीं लगता, या तो उसको मुंह पर बोल देते हैं या उससे क्या वहां से निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार राणा चूड़ा को बात अच्छी नहीं लगी। सके मैं इनकी संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, संरक्षक के रूप में इसके बेटे को और इनको और पूरी मेवाड़ की जनता को क्या देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को शक की दृष्टि देखते हैं। तो ये यहाँ से निकल जाता है, पहुंच जाता है मांडू गुजरात। यहाँ से निकल करके कहाँ पहुंचता है, मांडू गुजरात की तरफ क्या चला जाता है। तो जब मांडू गुजरात ये चला गया था तो यहाँ का पद खाली हो जाता है, यानी मेवाड़ का जो संरक्षक था उसका पद खाली हो जाता है। अब लक्ष्य सिंह लाखा की जो पत्नी थी हंसाबाई, उसको तो यही चाहिए था कि हमारा संरक्षक का पद खाली हो और किस प्रकार मैं मेरी इच्छा के अनुरूप मेरा जो जिसे मैं संरक्षक बनाना चाहती हूँ उसको मैं लाऊं। तो उन्होंने अपने भाई को याद किया, अरे भैया आओ, अरे भैया आओ, लक्ष्य सिंह लाखा तो गया, अब अपना मेवाड़ अपने ही अधीन में, मेवाड़ सारा अपने ही अधीन में, हम जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे। कहाँ तो एक नारियल भेजा था, कहाँ तो एक नारियल भेजा था रणमल राठौड़ ने कि राणा चूड़ा के लिए हम अपना रिश्ता भेजते हैं, और कहाँ समय का चक्कर बदला और क्या शासन सत्ता उनके अधीन में आ गई थी, सारा कुछ उन्हीं के था। तो संरक्षक तो राणा चूड़ा था, वो भी क्या पद से हट जाता है और वो मांडू गुजरात चला जाता है।
उसके बाद में हंसाबाई ने यहाँ का संरक्षक किसे बनाया था, अपने भाई को बुलाती है रणमल राठौड़ को, वही रणमल राठौड़ जिसने नारियल भेजा था उसे बुलाती है और कहती है आज के बाद भैया आप मेवाड़ के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे, मेरे बेटे के संरक्षक के रूप में आप ही कार्य करेंगे, आप ही इसके इर्द गिर्द में रहेंगे, जो यहाँ का मेवाड़ का कार्यभार है वो आप ही संभालेंगे। तो यहाँ पर जितने भी सिसोदिया वंश के थे, जितने अमीर के द्वारा सिसोदिया वंश जो बसाया गया था, वहां के ऊंचे ऊंचे पदों पर सिसोदिया वंश के संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले और ऊंचे ऊंचे पदों पर जो भी जागीरदार थे, जो भी सेनापति थे, उनको के पदों से हटा दिया गया, उनको पदों से हटा दिया जाता है। और जो रणमल राठौड़ थे उन्होंने मारवाड़ से अपने व्यक्ति बुलाए थे, अपने जो सेनानायक उनको बुलाते हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर के राठौड़ों की नियुक्ति कर दी थी। रणमल राठौड़ ने अपने जो वहां के योग्य उन्होंने जो लगा था उनकी नियुक्ति कर देता है। इस प्रकार के रणमल राठौड़ पूर्ण रूप से मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित करता है। सेनापति के रूप में आया था, सेनानायक के रूप में या संरक्षक के रूप में आया था, तो जो सारा कुछ है उसी के दिन में चलने लगा था। वहां की जनता को ये बात पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने क्या है विरोध किया था। किसी भी प्रकार चाचा मेरा व महबूब पवार ने मुगल की हत्या कर दी, थोड़े समय बाद में इनकी हत्या कर देते हैं। तो रणमल राठौड़ फिर डरा, रणमल राठौड़ क्या फिर डरता है। उसके बाद में क्या फिर कुंभा जो है, कुंभा मुगल के बाद उस बेटा शासक बनता है कुंभा है। उसके बाद में हम कल चर्चा करेंगे, थोड़ी सी है डिटेल रह गई है, तो कल की क्लास में क्या इसके बारे में आगे डिटेल रखेंगे। आज तक जो पढ़ा है वो समझ में आया, अभी जो हमने पढ़ा है वो क्या समझ में आया होगा, बाकी डिटेल है वो कल चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।